कल्पना कीजिए एक ऐसे स्थान की जहां वायु में प्राणवायु इतनी कम है कि एक सामान्य मानव यदि वहां सिर स्थित भी रहे तो उसका दम घुटने लगे, जहां जल खौलता नहीं है और रक्त नसों के भीतर ही जम जाता है। दिनांक है फरवरी 1963। युद्ध को समाप्त हुए 3 माह बीत चुके हैं। लद्दाख की उन नीरव घाटियों में अब सिर्फ वायु का शोर है। एक भारतीय गश्ती दल और लद्दाख का एक स्थानीय चरवाहा रेजांग लाके उस दर्रे पर आरोहण कर रहे हैं। वो वहां अपने उन साथियों को खोजने आए हैं जो 3 माह पूर्व एक बर्फीले तूफान में खो गए थे। बर्फ पिघलनी आरंभ हो चुकी थी और जैसे जैसे वो श्वेत चादर हट रही थी, उसके नीचे से जो दृश्य बाहर आ रहा था, उसे देखकर उस गश्ती दल के कमांडर के पैरों तले से भूमि खिसक गई। उनके साथ आए चरवाहे ने भय के मारे अपने नेत्र बंद कर लिए। वहां शव नहीं थे, वहां मूर्तियां थीं, बर्फ की मूर्तियां। सैकड़ों भारतीय जवान अपनी खाइयों में बैठे थे, जमे हुए, पाषाण बने हुए। किंतु चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि वो मर चुके थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। इतिहास में ऐसा दृश्य संभवतः ही कभी देखा गया हो। एक जवान के हाथ में अभी भी हथगोला था, जिसे वो फेंकने ही वाला था कि मृत्यु ने उसे वायु में ही जमा दिया। दूसरे जवान की तर्जनी उंगली अभी भी अपनी राइफल के ट्रिगर पर थी और उसका एक नेत्र शत्रु को लक्ष्य बनाने के लिए बंद था। वो उसी मुद्रा में जम गया था। एक चिकित्सा सहायक के हाथ में पट्टी थी। वो अपने साथी के घाव पर झुका हुआ था और उसी सेवाभाव की मुद्रा में सदैव के लिए पाषाण बन गया था। वो भागे नहीं थे। उनकी पीठ पर एक भी गोली का चिन्ह नहीं था। हर गोली सीने पर लगी थी, हर घाव सामने से था, हर संगीन उनके हाथों में कसकर पकी हुई थी। किंतु उस बर्फीले कब्रिस्तान में एक रहस्य और भी था, जिसने वहां उपस्थित अधिकारियों के रोंगटे खाए कर दिए। इन 120 भारतीयों के चारों ओर भूमि काली पड़ चुकी थी, रक्त से नहीं, बल्कि बारूद और शत्रु के शवों की राख से। जब बाद में वहां बिखरे हुए प्रमाणों, गोलियों के खोल और रक्त के धब्बों की गणना की गई, तो एक ऐसा सत्य सामने आया जिस पर विश्वास करना असंभव था। ज्ञात हुआ कि इन शहीद जवानों ने मरने से पूर्व अकेले अपने दम पर, बिना किसी तोपखाने की सहायता के और बिना किसी हवाई सहायता के, चीन के 1300 से अधिक सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया था। 120 के मुकाबले 3 सहस्र, और फिर भी 1300 शत्रु मारे गए। यह कैसे संभव है? यह गणित के नियमों के विरुद्ध है। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। कैसे मुट्ठी भर किसान के पुत्र, जो हरियाणा के रेवाई के खेतों से आए थे, जिनके पास सिर पुरानी द्वितीय विश्व युद्ध के काल की राइफलें थीं, वो संसार की सबसे विशाल और आधुनिक सेना के मानव प्रवाह को रोकने में सफल रहे? और वो कौन सी अदृश्य शक्ति थी जिसने उस रात्रि मेजर शैतान सिंह और उनके 120 अहीरों को मृत्यु से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था? आज इतिहास के पन्ने में हम उस बर्फीले नरक में उतरेंगे। हम उस रात्रि के एक एक पल की गवाही सुनेंगे, जिसे यूनेस्को ने भी संसार के 8 सबसे महानतम युद्धों में स्थान दिया है। हम जानेंगे उस अंतिम गोली का सत्य जो मेजर शैतान सिंह के शरीर में धंसी थी, और उस अंतिम जवान का सत्य जो मृत्यु के मुख से वापस लौट आया। तैयार हो जाइए, क्योंकि यह गाथा सिर्फ वीरता की नहीं है। यह गाथा है पागलपन की सीमा तक जाने वाले देश प्रेम की। जब भी हम 1962 के भारत चीन युद्ध की बात करते हैं, हमारा मस्तक अक्सर लज्जा और अफसोस से झुक जाता है। इतिहास की पुस्तकों ने और संसार ने हमें यही बताया है कि यह युद्ध भारत की एक भारी पराजय थी। हमें बचपन से यही सिखाया गया कि हमारी सेना के पास जूते नहीं थे, स्वेटर नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, और चीनी सेना आधुनिक मशीनगनों और तोपों से लैस होकर आई और हमें कुचल कर चली गई। यह एक बहुत ही सुविधाजनक सत्य है। हम हार गए क्योंकि हम तैयार नहीं थे, यह कहकर हम पल्ला झाड़ लेते हैं। किंतु मित्रों, रुकिए, यहाँ एक बहुत विशाल समस्या है। यदि भारतीय सेना इतनी ही निर्बल थी, यदि हमारे पास संघर्ष करने की शक्ति नहीं थी, तो फिर रेजांग लाके उस पर्वत पर 1300 चीनी सैनिकों के शव क्या कर रहे थे? यदि पूरा युद्ध एक तरफा पराजय थी, तो फिर चीन ने अचानक बिना किसी शर्त के युद्ध विराम क्यों घोषित किया? वो तो दिल्ली तक आ सकते थे। उन्हें किसने रोका? सत्य यह है कि इस युद्ध में कई मोर्चों पर हम हारे, किंतु एक मोर्चा ऐसा था जहां हमने चीन को ऐसा घाव दिया था जो आज 60 वर्ष बाद भी रिश्ता है। गाथा आरंभ होती है अक्टूबर 1962 में, लद्दाख का चुशूल सेक्टर। यह क्षेत्र रणनीतिक रूप से भारत के लिए गले की नस जैसा था। यदि चीन चुशूल पर अधिकार कर लेता, तो वो सरलता से लेह तक पहुंच सकता था और पूरा लद्दाख भारत के हाथ से निकल जाता। और चुशूल की रक्षा के लिए
एक विशालकाय प्राकृतिक दीवार खड़ी थी। रेजांगला का शिखर, समुद्र तल से 16.5 सहस्र ईंट की ऊंचाई, जहां वायु इतनी विरल होती है कि वृक्ष फट सकते हैं। यह वो स्थान था जहां तैनात थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी। अब जरा इस कंपनी को ध्यान से देखिए। इस कंपनी में 120 के लगभग जवान थे, और ये सब के सब अहीर यानी यादव थे। ये हरियाणा के रेवाई, महेंद्रगढ़ और उसके आस पास के क्षेत्रों के रहने वाले किसान के पुत्र थे। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी ऊंचाई नहीं देखी थी। ये मैदानी क्षेत्रों के लोग थे जो 45 डिग्री की गर्मी सहन कर सकते थे, किंतु -30 डिग्री की शीत, यह उनके लिए एक नवीन और प्राणघातक चुनौती थी। इनके पास क्या था? पुरानी 303 राइफलें। ये राइफलें उत्तम थीं, किंतु इनमें एक कमी थी। यह बोल्ट एक्शन राइफलें थीं, यानी एक गोली चलाने के पश्चात आपको हाथ से बोल्ट खींचना पड़ता था, खाली कारतूस निकालना पड़ता था और फिर अगली गोली लोड करनी पड़ती थी। इसमें समय लगता था, 3 से 4 सेकंड का समय, और युद्ध में 3 सेकंड का अर्थ होता है जीवन और मृत्यु का अंतर। दूसरी ओर थी पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की भयानक सेना। वे कोरियाई युद्ध के अनुभवी थे। उनके पास सेल्फ लोडिंग राइफलें थीं, यानी ट्रिगर दबाते रहो, गोलियां निकलती रहेंगी। उनके पास भारी मशीन गन्स थीं। उनके पास मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर्स थे। और सबसे विशाल बात, उनके पास संख्या थी, एक भारतीय के मुकाबले 30 चीनी सैनिक। 17 नवंबर की संध्या रेजांगला पर हल्की बर्फबारी आरंभ हो चुकी थी। मेजर शैतान सिंह भाटी, जो इस कंपनी के कमांडर थे, उन्हें वायरलेस पर सूचना मिली कि चीनी सेना नीचे एकत्र हो रही है। मेजर शैतान सिंह जोधपुर के भाटी राजपूत थे, एक कठोर, अनुशासित और निर्भय अफसर। उन्हें ज्ञात था कि वो एक मृत्यु के जाल में फंस चुके हैं। रेजांगला की भौगोलिक बनावट ऐसी थी कि उसके पीछे एक बहुत ऊंची पर्वतीय दीवार थी। इस कारण भारतीय तोपखाना अपनी तोपें रेजांगला के उस पार नहीं दाग सकता था। मेजर शैतान सिंह जानते थे कि जब संघर्ष आरंभ होगा तो उन्हें कोई फायर कवर नहीं मिलेगा। उन्हें अपना संघर्ष स्वयं करना होगा। रात्रि गहरा रही थी, वायु की ध्वनि भयावह होती जा रही थी। मेजर शैतान सिंह ने अपने प्लाटून कमांडर्स को बुलाया। उन्होंने अपने जवानों के नेत्रों में देखा और बस इतना कहा कि शत्रु संख्या में बहुत अधिक है, हमारे पास सहायता आने का कोई मार्ग नहीं है। यदि हम पीछे हटते हैं तो हम अपना जीवन बचा सकते हैं, और मैं वचन देता हूं, किसी को कोर्ट मार्शल का सामना नहीं करना पड़ेगा। निर्णय तुम्हारा है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, और फिर उन 120 अहीरों ने जो उत्तर दिया वो आज भी पर्वतों में गूंजता है। हवलदार ने आगे बढ़कर कहा कि साहब, हम अहीर हैं। हम पीठ दिखाने के लिए नहीं, छाती पर गोली खाने के लिए उत्पन्न हुए हैं। हम पीछे हटने के लिए वर्दी नहीं पहनते। हम संघर्ष करेंगे, अंतिम व्यक्ति, अंतिम गोली तक। 18 नवंबर सुबह के 3:30 बजे, तापमान -24 डिग्री सेल्सियस। शीत इतनी थी कि यदि नंगे हाथ लोहे की बैरल को स्पर्श कर लें तो त्वचा चिपक जाए। जवान अपनी खाइयों में सन्नद्ध थे। तभी अंधकार में कुछ हलचल हुई। सबसे आगे तैनात संतरी ने कुछ विचित्र देखा। नीचे घाटी में हारों छोटी छोटी रोशनियां। क्या वो तारे थे? नहीं, तारे भूमि पर नहीं चलते, वो लालटेन थीं। चीनियों की एक पुरानी मनोवैज्ञानिक चाल थी। वो अक्सर रात्रि में आक्रमण करते थे और कोलाहल मचाते थे। लालटेन जलाते थे, ड्रम बजाते थे, ताकि शत्रु भयभीत हो जाए। किंतु यहां वो बिल्कुल मौन थे। वो पैदल आ रहे थे, और वो भी हारों की संख्या में। किंतु एक विचित्र बात थी, जैसे ही वो भारतीय फायरिंग रेंज के समीप पहुंचे, वो सारी रोशनियां एक साथ बुझ गईं, और फिर गहन सन्नाटा। अचानक धमाका, धमाके की ध्वनि से रेजांगला का पर्वत हिल उठा। चीनियों ने आक्रमण पैदल सैनिकों से नहीं, तोपों से आरंभ किया। उन्होंने मोर्टार दागने आरंभ कर दिए। भारतीय बंकर कांपने लगे। पत्थर और मिट्टी वायु में ऊँडने लगे। धमाकों की ध्वनि से कर्ण के पर्दे फटने लगे, किंतु भारतीय जवान हिले नहीं। वो अपने स्थान पर डटे रहे। उन्होंने अभी तक एक भी गोली नहीं चलाई थी। वो शत्रु को समीप आने दे रहे थे। गोलाबारी रुकी, और फिर आरंभ हुई इंसानी लहर। यह चीन की सबसे क्रूर रणनीति थी। वो अपने सैनिकों की चिंता नहीं करते थे। पहली लहर आई, लगभग 350 चीनी सैनिक। वो चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, किंतु चार्ली कंपनी के पास एक गुप्त शस्त्र था, उनकी लाइट मशीन गन्स। हवलदार सुरजाराम और उनके साथी मशीन गन लेकर तैयार बैठे थे। उन्होंने प्रतीक्षा की, शत्रु को समीप आने दिया।
जब चीनी सैनिक सिर्फ 200 गज की दूरी पर थे, जब उनके नेत्रों की सफेदी देखी जा सकती थी, मेजर शैतान सिंह ने आदेश दिया, फायर। गोलियों की वर्षा ने पहली लहर को घास की तरह काट दिया। पुरानी राइफलों की एक विशेषता थी, उनकी गोली यदि लगती थी तो वो आर पार नहीं होती थी, वो भीतर जाकर विनाश मचाती थी। चंद मिनटों में रेजांगला की ढलान शवों से भर गई। चीनियों की पहली लहर असफल रही। जो बचे वो प्राण बचाकर पीछे भागे। भारतीय बंकरों में दादा किशन की जय और भारत माता की जय के नारे गूंजने लगे। चीन चकित था। उन्हें लगा था कि एक ही झटके में वो इन मुट्ठी भर भारतीयों को कुचल देंगे, किंतु यह तो आरंभ था, क्योंकि चीनियों ने अब अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने देखा कि सामने से आक्रमण करना मूर्खता है, तो उन्होंने वो किया जो हर कायर शत्रु करता है। उन्होंने पीछे से घेरने का उपाय बनाया। सुबह के 5 बज चुके थे। उजाला होने वाला था। पहली लहर हार चुकी थी, किंतु तभी एक भयानक ध्वनि सुनाई दी। यह ध्वनि सामने से नहीं बल्कि पीछे से आ रही थी। रेजांगला के शिखर के ठीक पीछे, जहां से भारतीय जवानों को सहायता की आशा थी, वहां से हारों चीनी सैनिकों ने आरोहण आरंभ कर दिया। भारतीय जवान अब घिर चुके थे। सामने खाई, पीछे शत्रु, और ऊपर से बरसते हुए मोर्टार और रॉकेट, गोला बारूद समाप्त होने वाला था। और सहायता हारों मील दूर थी। अब प्रश्न यह नहीं था कि जीतेंगे या हारेंगे, प्रश्न यह था कि कितनी देर तक जीवित रह पाएंगे। किंतु इसी घोर निराशा के मध्य हवलदार राम सिंह ने कुछ ऐसा किया जिसने उस पर्वत को पहलवानों का अखागा बना दिया। मेजर शैतान सिंह, परमवीर चक्र विजेता, उस रात्रि वो एक स्थान पर नहीं बैठे। एक कमांडर का कार्य होता है पीछे रहकर निर्देश देना, किंतु शैतान सिंह भिन्न मिट्टी के बने थे। वो खुले मैदान में गोलियों की वर्षा के मध्य एक प्लाटून से दूसरी प्लाटून भाग रहे थे। उनके एक हाथ में मशीन गन थी और दूसरे हाथ में वायरलेस सेट। तभी एक स्नाइपर की गोली सीधे मेजर के बाएं हाथ में लगी। वो गोली हाथ को चीरती हुई निकल गई। अस्थि टूट गई। एक सामान्य मानव वेदना से मूर्छित हो जाता, किंतु मेजर रुके नहीं। उन्होंने अपनी पगही खोली, घाव को कसकर बांधा और फिर भाग पे। उन्हें वेदना का आभास ही नहीं था, उन्हें सिर अपने जवानों की चिंता थी। उधर प्लाटून नंबर 8 पर कहर टूट पा था। चीनी सैनिक अब इतने समीप आ चुके थे कि गोली चलाने का समय नहीं बचा था। उनकी मशीन गनें गर्म होकर अवरुद्ध हो चुकी थीं, और यहीं पर चार्ली कंपनी ने इतिहास रचा। जब गोलियां समाप्त हो गईं, जब ग्रेनेड समाप्त हो गए, तो इन जवानों ने अपनी राइफलें फेंक दीं। और क्या उठाया? पत्थर और अपनी राइफलों की संगीनें। यह अब गन फाइट नहीं थी, यह कुश्ती थी। हरियाणा के ये अहीर जो बचपन से अखाओं में पले बहे थे, वो अब चीनियों पर टूट पड़े। नायक सिंहराम, कहा जाता है कि वो एक पेशेवर पहलवान थे। 6 फुट लंबा कद, चौहा सीना। जब चीनी सैनिक उनकी खंदक में कूदे तो सिंहराम ने गोली नहीं चलाई। उन्होंने एक चीनी सैनिक को गर्दन से पकड़ा और दूसरे चीनी सैनिक से टकरा दिया। दोनों के शीश तरबूज की तरह फट गए। वो एक शेर की तरह दहा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि सिंहराम ने अकेले अपने नंगे हाथों और संगीन से 10 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। वो उन्हें उठाकर पर्वत से नीचे फेंक रहे थे। अंत में जब वो गिरे तो उनके शरीर पर अनगिनत गोलियां थीं, किंतु जब उनका शव मिला तो उनके हाथों में अभी भी एक चीनी सैनिक का कंठ था। उनकी पग मृत्यु के पश्चात भी नहीं छूटी थी। युद्ध अब खूनी हो चुका था। नायक गुलाब सिंह, सिपाही राम कुमार, हवलदार हरफूल सिंह, ये नाम नहीं, ये अंगारे थे। एक भारतीय जवान 10 चीनियों को ले डूबा। चीनी सैनिक भयभीत थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये मानव हैं या प्रेत। उन्हें गोली लगती है, फिर भी ये खाए होकर संघर्ष करते हैं, किंतु संख्या बल की अपनी एक क्रूर शक्ति होती है। धीरे धीरे भारतीय बंकर शांत होने लगे। प्लाटून 7 समाप्त हो चुकी थी। प्लाटून 8 मिट चुकी थी। सिर मेजर शैतान सिंह और कुछ मुट्ठी भर जवान बचे थे। मेजर शैतान सिंह के पेट में मशीन गन का एक बर्स्ट लगा। एक साथ कई गोलियां उनके पेट को फाकर निकल गईं। उनकी आंतें बाहर आ गईं। वो बुरी तरह घायल थे। उनके रेडियो ऑपरेटर रामचंद्र यादव ने उन्हें कंधे पर उठाया और कहा कि साहब, हम नीचे चलते हैं, आपके प्राण बचाना आवश्यक है। किंतु मेजर ने जो कहा वो आज भी हर फौजी के हृदय में गूंजता है। उन्होंने कहा कि रामचंद्र, मुझे यहीं त्याग दो, मैं अपनी पोस्ट त्याग कर नहीं जाऊंगा। तुम जाओ और संसार को बताना कि मेरे जवान कैसे लड़े। यदि तुम नहीं जाओगे तो कोई नहीं जान पाएगा कि हमने यहां क्या किया।
रामचंद्र ने मना किया। वो रोए। वो मेजर को त्यागना नहीं चाहते थे, किंतु मेजर का आदेश था और फौज में आदेश भगवान की लकीर होता है। रामचंद्र ने मेजर को एक विशाल चट्टान के पीछे लिटाया, उनकी राइफल उनके हाथ में दी और भारी मन से आंसू पोंछते हुए नीचे की तरफ लुक गए। मेजर शैतान सिंह अपनी अंतिम श्वास तक उसी चट्टान के सहारे बैठकर शत्रु की प्रतीक्षा करते रहे, और जब 3 माह पश्चात उनका शव मिला तो उनकी राइफल का ट्रिगर अब भी उनकी उंगली के दबाव से दबा हुआ था। मृत्यु भी उनकी पक ढीली नहीं कर पाई थी। उनका शरीर जम चुका था, किंतु उनका संकल्प नहीं। रेजांगला मौन हो गया था। 120 में से 114 जवान शहीद हो चुके थे। सिर 6 लोग जीवित बचे थे, वो भी बुरी तरह घायल या फिर चीनियों द्वारा बंदी बना लिए गए। इन्हीं 6 में से एक थे हवलदार निहाल सिंह। उन्हें चीनियों ने बंदी बना लिया था, उनके हाथ बांध दिए गए थे, किंतु निहाल सिंह के मस्तिष्क में सिर्फ एक ही धुन थी कि भागना है, और उन्होंने वही किया। रात्रि के अंधकार में जब चीनी सैनिक अपनी विजय का उत्सव मना रहे थे, निहाल सिंह भाग निकले, किंतु लद्दाख के उस बीहड़ मरुस्थल में -30 डिग्री की शीत में बिना मानचित्र, बिना भोजन और बिना जूतों के वो कहाँ जाते। हर ओर मृत्यु थी, या तो शीत मार देती या चीनी गश्त। निहाल सिंह हार मान चुके थे। वो बर्फ पर गिर पए। उन्हें लगा अब अंत आ गया है, किंतु तभी अंधकार में उन्हें 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दीं। क्या वो कोई हिंसक पशु था या कोई और संकट? नहीं, वो एक कुत्ता था, किंतु यह कोई साधारण कुत्ता नहीं था। इस कुत्ते ने उस रात्रि जो किया उसे विज्ञान चमत्कार कहता है और आस्था भगवान का दूत। हवलदार निहाल सिंह अपनी आपबीती में बताते हैं कि जब वो पूरी तरह हिम्मत हार चुके थे, तब वो पर्वतीय कुत्ता उनके पास आया। उसने भौंका नहीं, उसने काटा नहीं, वो बस उनके आगे आगे चलने लगा। जब निहाल सिंह रुकते तो वो रुक जाता, जब वो चलते तो वो चलने लगता, जैसे वो कह रहा हो कि मेरे पीछे आओ। आश्चर्य की बात यह थी कि उस भयंकर तूफान में, जहां मानव को अपना हाथ नहीं दिख रहा था, वो कुत्ता एक सधे हुए मार्गदर्शक की तरह उन्हें पर्वतों के मध्य से निकाल रहा था। घंटों तक चलने के पश्चात, मीलों की यात्रा तय करने के पश्चात, सुबह की पहली किरण के साथ वो कुत्ता एक भारतीय चौकी के समीप रुका, और जैसे ही निहाल सिंह ने भारतीय संतरियों को देखा और मूर्छित होकर गिरे, वो कुत्ता वहां से लुप्त हो गया। उसे फिर कभी किसी ने नहीं देखा, न उस चौकी पर, न उस क्षेत्र में। निहाल सिंह का मानना था कि वो साक्षात भगवान थे जो उन्हें बचाने आए थे, क्योंकि यदि वो जीवित न बचते तो संसार को कभी पता ही नहीं चलता कि रेजांगला पर असली संघर्ष क्या था। अब आते हैं उस रहस्य पर जिसे 50 वर्षों तक दबाकर रखा गया। जब युद्ध समाप्त हुआ तो भारत सरकार ने आधिकारिक आंकड़ा जारी किया, किंतु चीन ने दशकों तक रेजांगला के विषय में मौन साधे रखा। क्यों? क्योंकि एक विश्व शक्ति के लिए यह मानना लज्जा की बात थी कि 120 साधारण सैनिकों ने उनकी एलीट ओर्स के तरह 100 जवानों को मार गिराया। किंतु सत्य छुपता नहीं है। जब बाद में रेजांगला के उस रणक्षेत्र की सफाई की गई तो वहां का दृश्य देखकर भारतीय अधिकारी भी चकित रह गए। सिर भारतीय शव नहीं थे, वहां हरों उपयोग की गई पट्टियां बिखरी पही थीं, वहां रक्त से सनी चीनी टोपियां और टूटी हुई राइफलें पही थीं, जो स्पष्ट संकेत कर रही थीं कि चीन को यहां कितना भारी विनाश उठाना पा था। उनकी पूरी की पूरी बटालियन समाप्त हो चुकी थी, यहां तक कि चीनी सेना ने स्वयं भारतीय वीरता को नमन किया था। जब 3 माह पश्चात भारतीय गश्ती दल वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा कि एक भारतीय जवान के शव के समीप चीनियों ने एक संगीन भूमि में धंसा रखी थी और उस पर एक हेलमेट रखा था और उसके चारों ओर एक लाल वस्त्र बांधा था। यह फौज में सम्मान का सर्वोच्च प्रतीक होता है। शत्रु भी उस वीर की वीरता के आगे नतमस्तक हो गया था। एक और थ्योरी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, द घोस्ट और रेजांगला। आज भी चुशूल सेक्टर में तैनात सैनिक कहते हैं कि रात्रि के सन्नाटे में उन्हें अक्सर राजा रामचंद्र की जय और दादा किशन की जय के नारे सुनाई देते हैं। कुछ जवान दावा करते हैं कि उन्होंने मेजर शैतान सिंह की रूह को वहां गश्त करते हुए देखा है, जो आज भी अपने क्षेत्र की रक्षा कर रही है। क्या यह सिर भ्रम है या फिर वो 114 जवान आज भी अपनी पोस्ट पर पहरा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी अंतिम व्यक्ति, अंतिम गोली तक। संभवतः उनकी अंतिम गोली अभी भी चल रही है, समय के उस पार। रेजांगला के संघर्ष ने युद्ध का परिणाम नहीं बदला। भारत युद्ध हार गया, किंतु रेजांगला ने चीन के मनोबल को तोसमा था दिया। चीन को समझ आ गया कि यदि वो आगे बढ़े तो हर पर्वत पर उन्हें एक रेजांगला मिलेगा,
हर मोड़ पर उन्हें शैतान सिंह मिलेंगे। संभवतः यही कारण था कि चीन ने 21 नवंबर को अचानक और एकतरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। वो जीत तो रहे थे, किंतु वो इस खूनी विजय का मूल्य और नहीं चुकाना चाहते थे। 1300 शव एक पर्वत के लिए यह सौदा बहुत महंगा था। आज रेजांग ला पर एक लघु स्मारक बना है। वहां एक पाषाण पर उन वीरों के नाम खुदे हैं। 120 भारतीय बनाम 3 सहस्र चीनी। यह सिर आंखें नहीं है, यह प्रमाण है कि युद्ध शस्त्रों से नहीं, जिगर से लहे जाते हैं। मेजर शैतान सिंह और उनके जवानों ने सिद्ध कर दिया कि यदि हौसला हो तो बर्फ भी बारूद बन सकती है और पत्थर भी बम बन सकते हैं। वो वहां जम गए ताकि हम यहां चैन की सांस ले सकें। वो वहां पाषाण बन गए ताकि भारत का मानचित्र न बदले। तो मित्रों, इतिहास के इस पन्ने को पलटने के पश्चात आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको इस गाथा का कौन सा भाग सबसे अधिक रोंगटे खड़े करने वाला लगा? वो बर्फीला कब्रिस्तान जहां जवान अपनी उंगलियां ट्रिगर पर रखकर जमे हुए मिले, नायक सिंह राम की वो कुश्ती जिसने चीनियों को भयभीत कर दिया, या फिर हवलदार निहाल सिंह को बचाने वाला वो रहस्यमयी कुत्ता? अपने उत्तर नीचे कमेंट्स में अवश्य लिखें। मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम 1967 के नाथू ला संघर्ष की गाथा लाएं, जहां भारतीय सेना ने चीन को ऐसा पाठ सिखाया था कि वो आज तक नहीं भूला, तो कमेंट में नाथू ला लिखना न भूलें। ऐसे ही भारत के अनकहे, अनसुने और गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए इतिहास के पन्ने को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि जब हम अगली गाथा लेकर आएं तो सबसे पहले आपको ज्ञात हो। जय हिंद, जय भारत।